नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, कुछ आपको विशेष जानकारी देनी है। ये वीडियो जो हमारी 80 की स्पीड से और 60 की स्पीड से दी गई है वो अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है एक ही पैसेज पर। तो मेरा कहना है कि इस पैसेज का होमवर्क पहले करें और हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, फिर मैं चेक करके आपको वीडियो के माध्यम से भेज दूँगा और फिर मिला करके आप इसके घर में प्रैक्टिस करें और फिर इसकी नकल आप कम से कम 10 बार लिखें। इसके बाद जो हमारी वीडियो डाली गई है 60 और 80 पर, इस पर टारगेट करें और इसी क्रम से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। जब तक हिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते तब तक वह राष्ट्र भाषा का स्थान नहीं पा सकती है। अक्सर यह सुनने में आता है कि हिंदी भाषा में वैज्ञानिक साहित्य या न्यायिक साहित्य कम हैं या नहीं के बराबर हैं। यह बात बिल्कुल निराधार है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि सरकार हिंदी को पूर्ण रूपेण सभी क्षेत्रों में ईमानदारी से लागू करें तो जो साहित्य हिंदी भाषा में नहीं है, एक तो पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है ही, अगर जो साहित्य उपलब्ध नहीं है तो वो 1 साल के अंदर अवश्य उपलब्ध हो जाएगा। इस संबंध में अक्सर यह सुनने में आता है कि हमारे यहाँ अभी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए पर्याप्त साहित्य नहीं है। बड़ी गलत बात है। अभी सरकार के द्वारा ही कुछ महीने पहले यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। उस प्रदर्शनी में जिन पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया था उन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक, न्यायिक और शास्त्रीय विषयों पर भी हिंदी में पर्याप्त पुस्तकें हैं। यदि श्रीमान जी मुझे इस विषय पर प्रकाश डालने का अवसर दें तो मैं इस विषय में एक उदाहरण देना पर्याप्त समझता हूँ। पहले समय में मैट्रिक पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी था और यह दलील दी जाती थी कि हमारे यहाँ पर मैट्रिक की पढ़ाई का पर्याप्त साहित्य नहीं है। लेकिन जब आवश्यकता होती है तब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। ज्यों ही मैं मैट्रिक में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को सरकार ने माध्यम बनाया, त्यों ही सारा साहित्य जो अभी तक नहीं था 6 महीने में तैयार हो गया। इसके पूर्व भी मैं इस बात को अनेकों बार कहता रहा हूँ कि साहित्य की तैयारी की एक योजना सरकार को बनानी चाहिए और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्वानों को एक एक पुस्तक अलग अलग विषयों पर लिखने के लिए देनी चाहिए तथा उनसे करार कर लेना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि
1 वर्ष के अंदर कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो तैयार ना हो सके, तो साहित्य तैयार नहीं है। यह बड़ी गलत दलील है। इस प्रकार की गलत दलीलों से राष्ट्रभाषा हिंदी का अपमान ही होता है। जिस देश में राष्ट्रभाषा के प्रति कुछ ऐसे लोग जो अपने को प्रगतिशील विचारों वाला मानते हैं तथा ये कहकर आलोचना करते हैं कि इस भाषा में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली नहीं है, इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं, उन्हें देशभक्त या राष्ट्रभाषा का शुभचिंतक नहीं माना जा सकता। महोदय, किसी भी देश के आर्थिक एवं व्यापारिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैंकों का मुख्य कार्य जनता से धन जमा करना है तथा इस धन को राष्ट्र के उत्पादक एवं सामाजिक रूप से लाभदायक कार्यों हेतु ऋण के रूप में देकर उत्पादकता में वृद्धि करना है। परंतु राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंक केवल कुछ चुने हुए विशिष्ट क्षेत्रों में बड़े उद्योगपतियों एवं बड़े व्यापारियों को ही ऋण सुविधाएं प्रदान करते थे, जिसके कारण केवल कुछ ही हाथों में ही आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण हो रहा था। वाणिज्यिक बैंक परंपरागत रूप से शहरी क्षेत्रों में ही स्थिति होते थे एवं इनका मुख्य ध्येय लाभ अर्जित करना होता था। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं से शुरू की वर्षों में लाभ नहीं मिल पाता था, अतः निजी क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण इलाकों में शाखाएं स्थापित करने में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। हमारे देश का कृषि क्षेत्र, जिस पर हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आधारित है एवं देश की 70% जनता अपने जीविकोपार्जन हेतु निर्भर है, उसमें भी मार्च 1968 में कुल अग्रिमों का जो इन बैंकों द्वारा दिया जाता था 22% ऋण दिया गया। इसके विपरीत बड़े उद्योगों का हिस्सा कुल अग्रिम का 60.6% था। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कुल ऋणों का प्रमुख हिस्सा बड़े उद्योगों एवं बड़े व्यापारियों को दिया जाता था, जिससे आर्थिक असंतुलन बढ़ता ही गया। 19 जुलाई 1969 में निजी क्षेत्र के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस आधार पर ये बैंक सीधे सरकार के नियंत्रण में आ गए तथा शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप कार्य होने लगा। 18 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार लगभग 91% बैंक जमा राशि सरकार के नियंत्रण में आ गई। राष्ट्रीयकरण का सीधा तात्पर्य यह था कि बैंकिंग उद्योग पर कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण समाप्त करना, जनता की बचतों को नियंत्रण करना, शासकीय योजनाओं को प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादक उद्देश्यों की ओर ले जाना और आर्थिक बदलाव के लिए बैंकों को एक माध्यम बनाना इत्यादि।
इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप बैंकों के दृष्टिकोण एवं कार्य पद्धति में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इन परिवर्तनों के कारण वर्ग बैंकिंग का स्थान सामुदायिक बैंकिंग ने लिया, जिससे समाज के कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को आसानी से ऋण एवं अन्य बैंकिंग सुविधाएं सुलभ हो रही हैं। बैंक अब उपेक्षित क्षेत्रों को सरकार के निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने हेतु प्रतिबद्ध है। ये क्षेत्र है कृषि, लघु उद्योग, परिवहन, खुदरा व्यापार, लघु व्यवसाय, शिक्षा, उपयोग ऋण, कमज़ोर वर्गों को गृह निर्माण हेतु ऋण तथा निर्यात ऋण। फुल स्टॉप।